लेके चलते हैं। संदीप सबरवाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, गुड आफ्टरनून। 3-4 दिन तो बहुत ही सॉलिड हो गए। कुछ लोग सरप्राइज भी थे कि क्या ये अपमूव ऊपर की तरफ ज़्यादा स्ट्रेच हो गया। बजट इज ओवर, ग्लोबल मार्केट्स स्टेबलाइज हैं, लेकिन आईटी जो ग्लोबल आईटी है उसका मेल्टडाउन अभी भी जारी है। आप कैसे देख रहे हैं चीज़ों को अभी? डिम्पी, एक मिनट। चलिए संदीप के पास वापस चलते हैं। आई थिंक हमने टेक्निकल इशू सॉर्ट कर लिया। संदीप, आप नियर टर्म फैक्टर्स कैसे देख रहे हैं इस समय? जी जी, तो मैं ख्याल से पहले आपने सवाल टेक्नोलॉजी सेक्टर पे किया जी था। जी। तो उस पे टेक्नोलॉजी पे मेरा व्यू ये है कि काफी ज्यादा पॉजिटिविटी है मार्केट में और ओनरशिप बहुत ज्यादा हो गई है इस समय टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की। तो अगर आप देखिए सब पोर्टफोलियो जैसे मैं एनालाइज करता हूँ, लोग मुझे पोर्टफोलियोज भेजते हैं, तो बहुत सारे मिड कैप टेक्नोलॉजी स्टॉक और इन्फोसिस या एचसीएल टेक, टीसीएस, ये सब के टॉप 5-10 होल्डिंग्स में आज के दिन है, क्योंकि कंपनीज ने काफी पॉजिटिव कमेंट्री दी है। लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर में कल अगर आप फेसबुक का रिजल्ट देखिए जो अब मीटा है, तो रिजल्ट में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ा गाइडेंस खराब होने के कारण अब आफ्टर मार्केट में स्टॉक 25% तक गिर गया। तो मैं ये कहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि एक सुपर साइकिल है टेक्नोलॉजी में, 8-10 साल की ग्रोथ रहेगी, ये सब एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है। काफी ये कंपनी जो है अगले क्वार्टर तक भी इनको पता नहीं होता कि नेक्स्ट क्वार्टर हम लोग क्या गाइडेंस देंगे, तभी एक सारा क्वार्टरली गाइडेंस का एक सिस्टम बना हुआ है। तो मैं ये कहूंगा कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र से थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। अभी आपने जो दूसरा सवाल किया कि नियर टर्म में मार्केट कैसा रहना चाहिए, तो अगर हम देखें तो जनवरी में मार्केट इनिशियली बहुत भागा था, फिर करेक्शन आया क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स काफी नेगेटिव थे। ऐसे ही अभी पिछले 2-3 दिन एक बजट से पहले और फिर यूएस मार्केट्स में रिवाइवल आया, तो उसके पीछे पीछे एक मार्केट में रिवाइवल आया और अब थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है। तो एक मेरे हिसाब से एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है आज के दिन मार्केट में कि कंटिन्यूअसली ऊपर नहीं जा सकता। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ेगी नियर टर्म में। अगर हम बॉन्ड यील्ड्स को भी देखिए तो 6% थे पिछले मई में, अभी करीब 6.9% के आसपास पहुंच गए हैं 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। तो उसका असर भी फाइनली मार्केट के वैल्यूएशन पे होता है। तो नियर टर्म में मुझे लगता है कि थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। जो कंपनी अच्छा कर रही है या अंडर ओन्ड है, उनके नतीजे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन ओनरशिप इतनी अच्छी नहीं है। जैसे एक सेक्टर ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑटो सेक्टर में थोड़ा थोड़ा बढ़ा हो रही है स्टॉक्स की, तो उसमें निकलते अंडर ओनरशिप है, तो वहां पे अगर कुछ पॉजिटिविटी आती है तो स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। तो ऐसे और रीओपनिंग ट्रेड जो है, जैसे इंडियन होटल्स के नतीजे अच्छे थे, उन्होंने गाइडेंस अच्छा दिया, तो वो सब कुछ कुछ स्टॉक्स में हम लोग प्ले कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा नियर टर्म में। फेयर पॉइंट है। नतीजों की तो बात है। आप देखिए टाटा स्टील जो है अपने नतीजों के पहले बहुत सॉफ्टी है, फ्लैट है। एसबीआई भी बहुत फ्लैट है। 5 तारीख को रिजल्ट्स है। ये भी अपने अपने सेक्टर्स को काफ़ी डायरेक्शन देंगे, पूरे सेक्टर को इनके रिजल्ट्स हिलाएंगे मेरे हिसाब से। आपकी क्या व्यू है? जी हाँ, तो स्टील में तो हम देख रहे हैं, स्टील के एक्चुअली स्टॉक्स अजय आप देखिए तो कमोडिटी स्टॉक्स नॉर्मली जो कमोडिटी होती है अंडरलाइंग, उस पे ज्यादा चलते हैं रादर देन की कंपनी जो रिजल्ट क्या देती है उस पे। तो मेरे हिसाब से स्टील के प्राइसेस का एक तरह से पीक हुआ है नियर टर्म में। चाइना में जो इशूज चल रहे हैं, उनका इकोनॉमी इतना रैपिडली नीचे स्लो डाउन हो रहा है कि वहां पे के कारण थोड़ा स्टील में सॉफ्टनेस आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो स्टील स्टॉक्स थोड़ा अवॉइड रहेंगे। एसबीआई के नतीजे इंटरेस्टिंग हो गए देखने में, क्योंकि सब लार्ज बैंक्स ने अपने एनपीए पे कंट्रोल दिखाया है। तो मेरे हिसाब से एसबीआई में भी यही दिखना चाहिए। और एसबीआई का स्टॉक एक्चुअली अगर आप बैंकिंग क्षेत्र के हिसाब से देखिए तो बहुत अच्छा किया है, बहुत आउट परफॉर्मेंस आया है। और यहाँ से एक अच्छी उछाल आने के लिए रिजल्ट्स भी अच्छे होने चाहिए और फ्यूचर गाइडेंस वगैरह सब कुछ अच्छा होना चाहिए एसबीआई का, तभी और मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म कर पाएगा। तो वो इंटरेस्टिंग होगा देखना। बिल्कुल। संदीप जी, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड। एफएमसीजी स्पेस पर पर्टिकुलरली आपका आउटलुक मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म कंजम्पशन रिकवरी की जहां पर हम बात करते हैं और एफएमसीजी में जिस तरह से एक एक करके आप दिग्गज कंपनियों के नंबर्स भी आते हुए दिख रहे हैं और कंजम्पशन रिकवरी की जहां पर बात हो रही है, काफ़ी सारे अगर सेक्टर स्पेसिफिक होप्स की भी बात करें तो यहाँ पर कंजम्पशन के लिहाज से चीज़ें हैं जो कि पॉजिटिव होती हुई भी दिख रही है, ट्रिगर्स भी कई सारे हैं। क्या लगता है एफएमसीजी स्पेस आगे, और पर्टिकुलरली अगर स्टॉक्स की बात करें वहाँ पर जिस तरह से ट्रेंड दिख रहा है, इस सेक्टर को आप कैसे देखेंगे?
मानसी जी, इसमें ये है कि जब इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है तो हम नॉर्मली देखते हैं कि कंज्यूमर डिमांड पे उसका असर ज़रूर आता है। तो अगर आप भी काफ़ी मैनेजमेंट से बात कर रहे होंगे, मैंने काफ़ी कॉन्फ्रेंस कॉल्स अटेंड की रिजल्ट्स के बाद कंपनीज़ की, तो ज़्यादातर कंपनीज़ का ये मानना है कि प्राइस हाइक के कारण कंज्यूमर डिमांड पे असर हुआ है। तो अगर आप कल जुबिलेंट फूडवर्क्स के भी नतीजे देखे होते आपने, तो वहाँ उन्होंने प्राइस हाइक लिया तो डिमांड पे इम्पैक्ट आया। ऐसे ही डाबर, काफ़ी ब्रिटानिया, काफ़ी सारे उससे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो ये एक क्लियर ट्रेंड दिख रहा है कि कंज्यूमर डिमांड स्लो डाउन हो गया है नियर टर्म में, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है और इनकम उस पेस पे नहीं बढ़ा है। तो अगर इनकम उस पेस पे नहीं बढ़ता और इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है तो कंजम्पशन, एक तो सेंटिमेंटल असर होता है, दूसरा एक्चुअल असर हो जाता है कंजम्पशन पे। तो ये दोनों चीज़ें आज के दिन प्ले कर रही हैं। अभी जैसे फ्यूल प्राइसेस भी थोड़े कंट्रोल में हैं इलेक्शन के चक्कर में, लेकिन ब्रेंट $90 पे है, तो इलेक्शन के बाद उम्मीद है कि 10-12 रुपए से पेट्रोल डीजल के भाव भी बढ़ेंगे। तो नियर टर्म मुझे लगता है कंजम्पशन सेक्टर, क्योंकि वैल्यूएशन इतने ज़्यादा है, इसमें बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। कुछ 1-2 कंपनी ज़रूर निकल आएँगी जिनमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर एज़ अ सेक्टर देखें हम, इसने 2 साल में पिछले बहुत अच्छा किया है, अभी इससे हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको रिकमेंडेशन मिलते हुए संदीप एक क्वेश्चन और है कि आप कल ना हमको वापस से एक सरकारी बैंकों का खेमा काफ़ी स्ट्रांग दिखा है। अभी आप जिस वैल्यूएशन की चर्चा कर रहे थे ना, उसी वैल्यूएशन का कंफर्ट आपको सरकारी बैंकों में आता है। वहाँ पे बस एक ही तरह की प्रॉब्लम है, ग्रोथ नहीं है। वो उतनी स्पीड से नहीं चलते जैसे निजी बैंक चल जाते हैं और आपको मनी मेकिंग, वेल्थ क्रिएशन करके देते हैं। आज के डेट में क्या वैल्यूएशन के हिसाब से उन सरकारी बैंकों में पोजीशंस डाल के रख दें? कैनरा बैंक है, इंडियन बैंक है, यूनियन बैंक है, एसबीआई है, पीएनबी है, 43 रुपए का देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक, सरकारी बैंक पीएनबी मिल रहा है। या तो इसमें देखिए, एक तरफ है कि जैसे आपने सही कहा कि वैल्यूएशन अगर हम देखें तो वैल्यूएशन की हमेशा से सस्ते आएंगे। दूसरी तरफ जो आपने बहुत अच्छी बात कही, ग्रोथ, क्योंकि इन कंपनीज में, सरकारी बैंकों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज के दिन कोई भी यंगस्टर, कोई भी नया सैलरीड एम्प्लॉय, कोई भी नई कंपनी जाके इन बैंक्स में अपने अकाउंट्स नहीं खोल रहा है। गवर्नमेंट बिजनेस छोड़ दीजिए, तो एक कासा जो डिपॉजिट्स होते हैं, वो जो ब्रेड एंड बटर होते हैं इन कंपनी बैंक्स के, उधर जो हम देख रहे हैं कि उधर इनका ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रहा। दूसरा, ओवरऑल ग्रोथ अगर हम देखें, क्रेडिट ग्रोथ, उसमें भी ये पीछे हैं, क्योंकि रिटेल साइड में, टेक्नोलॉजी साइड पे ये लोग इतने, वैल्यूएशन आर्ग्यूमेंट हमेशा रहेगा। जब मार्केट बहुत चढ़ जाता है तो लोग नीचे नीचे स्तर पे जाके देखने लगते हैं कौन सी कंपनी सस्ती बच गई। तो उस हिसाब से हो सकता है कि कुछ लोग शॉर्ट टर्म में इन बैंक्स को प्ले करें, लेकिन लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से इन बैंक्स में कोई स्टोरी नहीं है। All right, good afternoon, संदीप जी, प्रियंका here, always a pleasure to talk to you. जैसा कि आपने अपने बात की शुरुआत में ही हाईलाइट किया कि कहीं ना कहीं जिस से बॉन्ड मार्केट रिएक्ट कर रही है, और क्योंकि हमने देखा कि एक बड़ी फिगर कैपेक्स के लिए रखी गई, बजट की बात क्योंकि आपसे ये पहली कॉन्वर्सेशन है तो आपका एक रिएक्शन इस पर भी समझना चाहेंगे कि कैपेक्स पर पूरा ध्यान दिया गया, लेकिन इन्फ्लेशन को जहां अगर इतना नहीं इस वक्त फोकस किया गया, ग्रोथ पर फोकस किया गया, और जिसकी वजह से एक रिएक्शन हम बॉन्ड मार्केट पे देख भी रहे हैं। आपको लगता है कि ये शायद यहाँ पर थोड़ा और कुछ बेटर ढंग से प्लानिंग हो सकती थी, या फिर ये एक मिस है? एक और चीज जिस पर बड़ी नजर थी, $30 बिलियन की एक बड़ी फिगर बॉन्ड इंक्लूजन में अगर MSCI इंडेक्स में हो जाती तो वहां से बड़े फ्लोज आ सकते थे, गवर्नमेंट की बोरोइंग कम होने में मदद मिलती। ये सारे जो क्यूज थे, ये शायद कहीं इन पर भी ध्यान दिया जा सकता था। डू यू थिंक दैट दिस वाज अ मिस और समथिंग? क्या देखिए, अगर बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये बजट एक एक्सपेंशनरी बजट है, कि ये ग्रोथ को हेल्प करेगा, लेकिन अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जरूर फोकस रहा, लेकिन अगर आप ओवरऑल एक्सपेंडिचर देखिए तो गवर्नमेंट ने कहा कि सिर्फ 5% से बढ़ेगा। और 5% अगर सिर्फ बढ़ता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, और हम इन्फ्लेशन 5% से ज्यादा होती है, तो रियल टर्म्स में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एक्चुअली कुछ नहीं बढ़ रहा। तो सारा ओनर्स फिर प्राइवेट सेक्टर पे आता है इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर में जरूर एक मोमेंटम है आज के दिन, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो गवर्नमेंट ने फोकस किया है उससे एक मोमेंटम उस क्षेत्र में जरूर आएगा। थिंक कंजम्पशन स्लो डाउन को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा, कोई टैक्स ब्रेक नहीं दिया गया, कोई और वो मेरे ख्याल से इलेक्शन से पहले करना मुश्किल भी था, और जबकि उन्होंने प्रॉमिस किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ साल पहले कि 75th ईयर में हम लोग इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को कुछ बेनिफिट्स देंगे, वो नहीं आए।
तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ओवरऑल बजट का असर ग्रोथ पे पॉजिटिव होना, जो एनालिसिस बहुत सारे लोगों ने किया है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। तो जैसे आपने कहा कि एक हम कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में ज़रूर ये एक मिस था बजट, और अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो फिर उस हिसाब से ग्रोथ पे उसका और असर आता है। संदीप, जो आपने कंजम्पशन की बात की, स्लो डाउन हो सकता है और हो भी रहा है, और पास ऑन करने का हायर कॉस्ट की इनेबिलिटी भी है। वैसे एक कंपनी है जुबिलेंट फूड, जिसका आपने कॉन कॉल सुना भी, एक छोटा सा स्लाइस प्ले करते हैं। उन्होंने अपना ग्रोथ दिखाने का तरीका भी चेंज किया, एसएसजी से उन्होंने एक दूसरा तरीका रख लिया। एक स्लाइस पे करूंगा, फिर मैं आप इस यूनिवर्स पे के स्टॉक्स पे आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। मैं ये पूछना चाहूँगा, जुबिलेंट फूड, वेस्ट लाइफ और ये बहुत सारे कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज हैं जिनको बाजार ने बहुत लंबे अरसे तक बहुत लाइक किया है और एक हायर मल्टीपल भी दिया है। आपको इस में स्कोप लगता है कंप्रेशन का, क्योंकि ये जो स्लो डाउन है थोड़ा अगर जारी रहा, ये इन्फ्लेशन इतनी जल्दी अबेट नहीं हुआ, गया नहीं, गायब नहीं हुआ, तो ये कंप्रेशन हो सकता है? या बिल्कुल अजय, ये होगा कंप्रेशन, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। बहुत लोग समझते नहीं है कि पैसे एक लिमिटेड अमाउंट के होते हैं लोगों के पास, और वो उनको हर तरफ स्प्रेड करने होते हैं एक्सपेंडिचर में। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है और सैलरीज उतनी बढ़ती नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं कट डाउन होता है। और ऊपर से दूसरा अब ये है कि एक रीओपनिंग हो रही है इकोनॉमी की, तो रीओपनिंग हो रही है तो लोग थोड़ा लीजर पे ज्यादा स्पेंड करेंगे, थोड़ा जिन चीजों पे उन्होंने किया नहीं पहले उस पे ज्यादा स्पेंड करना चाहेंगे। तो जब वो होगा तो उस हिसाब से जो कंपनी पहले अच्छा कर रही थी उनके डिमांड पे असर होगा। जैसे कुछ कंपनी, जैसे ब्रिटानिया ने भी बहुत अच्छा किया, वहां पे भी काफी स्लो डाउन दिख रहा है। ऐसे ही जुबिलेंट पे स्लो डाउन दिखेगा, और ये स्टॉक सब सस्ते नहीं है। 70-80 टाइम प्राइस अर्निंग रेशियो अगले साल के अर्निंग्स पे अभी भी ये लोग ट्रेड होते हैं, और हिस्टोरिकली इतने वैल्यूएशन नहीं होते थे इनके। ये पिछले 2 साल में वैल्यूएशन बढ़े हैं। तो मेरे हिसाब से एक वैल्यूएशन कंप्रेशन जो आपने बात कही वो बिल्कुल एक रियलिटी होगी, और इन स्टॉक से ज्यादा रिटर्न आने की उम्मीद करना अगले 1 या 2 साल में भी मुझे लगता है मुश्किल रहेगा। संदीप, यहाँ पर वैसे तो कनेक्टिंग सेक्टर्स कई सारे हैं जिस पर फोकस हम एक एक करके करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली सीमेंट स्पेस, क्योंकि एनालिस्ट रिपोर्ट्स की भी अगर माने, रिसर्च रिपोर्ट्स का कहना है कि इंफ्रा अनाउंसमेंट्स होने के बाद बजट में सीमेंट स्पेस है जो कि फोकस में भी रहेगा और शाइन भी होता हुआ दिखेगा। ठीक इसी के साथ कनेक्ट, रियल एस्टेट और होम डेकोर सेगमेंट भी है जो कि काफ़ी फोकस में रहा भी है पिछले 1 साल में। कुछ चुनिंदा सेक्टर्स जिन्होंने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया, उनमें से एक ये सेक्टर्स हैं। तो इन सेक्टर्स पर आपका नजरिया क्या होगा, और सेक्टर स्पेसिफिक भी आपकी राय क्या है? या डायरेक्शनली ये क्षेत्र में लगता है सेक्टर काफी अच्छा करेंगे। रियल एस्टेट में एक रिवाइवल पिछले 1-1.5 साल में ही शुरू हुआ है। नॉर्मली इनके 8-10 साल के साइकिल होते हैं, तो वो साइकिल चलेगा। स्टॉक्स शॉर्ट टर्म में बहुत चढ़ गए हैं, थोड़ा करेक्शन जरूर देंगे और तब इनमें निवेश करना चाहिए। ऐसे ही होम इम्प्रूवमेंट साइड पे कुछ कंपनीज अच्छा कर रही हैं, लेकिन अगेन उनमें भी बहुत बड़ा मूव आ गया है, तो वहां पे भी सही मौके का इंतजार करना जरूरी है। सीमेंट एक क्षेत्र है जहाँ पे एक मूव आया था, फिर कंपनीज के नतीजे आए जिसमें वॉल्यूम थोड़ा कंप्रेस हुआ और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कंप्रेस हुई, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गए थे। तो उस हिसाब से एक करेक्टिव मूव आ रहा है। लेकिन सीमेंट मुझे लगता है अगले 3-4 साल के लिए अच्छा क्षेत्र है, और इसमें धीरे धीरे करके जिनके पास होल्डिंग नहीं है जरूर निवेश करना चाहिए, क्योंकि डिमांड सप्लाई बैलेंस अच्छा रहेगा अगले 3-4 साल में। और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और हाउसिंग में रिवाइवल जारी हो रहेगा और गवर्नमेंट स्कीम्स आगे आएंगी, तो मुझे लगता है कि हम इसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट जरूर देखेंगे। ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। काफ़ी सारे शेयर्स, काफ़ी सारे सेक्टर्स हमने आपसे पूछ लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कई